अब से ठीक 1 घंटे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें आ गई हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास में हैं। अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद, हालांकि वित्त मंत्री निकल चुकी हैं, लेकिन मुलाकात के वक्त की तस्वीरें हैं। अपने बाएं हाथ में आप देखें कि एक टैबलेट पीसी वित्त मंत्री ने लिया हुआ है और इस बार का जो बजट है डिजिटल होगा, बही खाता बजट नहीं होगा, पेपरलेस बजट होने वाला है और उन्हीं की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। हालांकि वापस से संसद भवन अब वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं, यानी 15 मिनट के बाद में अभी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और पैनलिस्ट हमारे साथ पूरे भारत से अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, अलग अलग राजधानियों से, जो हमें ये बताएंगे कृषि क्षेत्र के लिए आखिरकार इस बजट में क्या रहेगा, टैक्सेशन को लेकर के क्या नया रहेगा, स्कीम क्या नई रहेगी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या नया आने वाला है, एमएसएमई से लेकर के और बाकी आपकी जेब के लिए ये बजट कितना खास रहने वाला है। कोरोना के बाद का ये बजट है, इकोनॉमी पर मार पड़ी है, क्या इकोनॉमी का रिवाइवल होगा या फिर नहीं। अब पूरे देश भर की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। राजीव तलवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है पीएचडी चैंबर के। राजीव तलवार जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 घंटे में हमने बाकी बातें तो की हैं सेक्टर के हिसाब से, एमएसएमई से लेकर के बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर और टैक्सेशन को लेकर के, लेकिन आपके जरिए मैं ये समझना चाह रहा हूं इस बजट में नया क्या होगा, नई स्कीम क्या आने वाली है जो मेरे लिए काम की होगी, आम जनता के लिए काम की होगी। साहब, उम्मीदों का बजट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीदों का बजट है और इस वक्त हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे जीएसटी में इतनी बढ़िया कलेक्शन हुई है, उसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स में जब कमी हुई थी उससे बढ़ोतरी हुई है, तो ये जरूर उम्मीद रहेगी कि टैक्सेस कम होंगे। अगर टैक्सेस कम हो तो लोगों के पास खर्चने के लिए ज्यादा पैसा होगा और इसी से मार्केट फिर से रिवाइव होगी। मैं अपने थोड़े क्षेत्र की बात करूंगा जो कि हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट है। हमें इसमें पूरी उम्मीद है कि इस बजट में जरूर नई स्कीम जैसे सबवेंशन स्कीम है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग है और रेंटल हाउसिंग जिस पे बहुत प्रभाव डाला जा रहा है, उसके लिए जरूर कोई राहत मिलेगी, क्योंकि जितने लोग ज्यादा निवेश करें घरों में और जितना रेंट पे दें, उतना ही इस देश में घरों की पूर्ति होगी। और हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री का एक अहम प्रोग्राम है और ये जरूर आगे बढ़ेगा कि जितने घर 300 फुट के, 600 फुट के या बड़े भी घर बनाए जाएं और उनको रेंट पे डाला जाए, उतनी ही घरों की पूर्ति होगी पूरे समाज के लिए। आपने चूंकि घरों की बात कर दी है और रियल एस्टेट सेक्टर में 15% कामगारों को रोजगार भी मिलता है और रियल एस्टेट में जो भी होता है उसका असर देश की 270 इंडस्ट्रीज पर दिखता है। इसीलिए मैं छोटे छोटे कुछ सवाल आपसे हैं मेरे रियल एस्टेट को लेकर के, और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी आप जवाब दें। क्या आपको लगता नहीं कि सबवेंशन स्कीमों पर लगा बैन हटा लेना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा फायदा मकान खरीदने वालों को होगा? फिर बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ जो कि लोन रीपे करते हैं खरीदार, उस पर भी पूरी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि राहत का जो असर है वो दो साल उपरांत बढ़ेगा और अभी जितना निवेश हो जाए उतने ही घर ज्यादा बन पाएंगे इस वक्त। अच्छा, क्या हालात ऐसे हैं राजीव तलवार जी कि मकानों की इंस्टॉलमेंट यानी किस्त पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर पूरा का पूरा एक डिडक्शन दिया जाए, क्योंकि ये भी इंतजार भारत को है? जी हाँ, हमें भी है, क्योंकि जितनी राहत मिलेगी कि जितना वो लोन रीपेमेंट करेंगे और उस पर डिडक्शन मिलेगी, उतने ही निवेश ज्यादा होगा, उतने ही घर अधिक बढ़ेंगे, उतना ही जीडीपी पे असर होगा और उतना ही एम्प्लॉयमेंट पे असर होगा। सुनील सिंघल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फिक्की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चेयरमैन कमिटी ऑन कैपिटल मार्केट फाउंडर हैं। सुनील सिंघल जी, वेरी वार्म वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। 2021 का ये बजट, 2021-22 का बजट, वित्त मंत्री से आपकी उम्मीदें क्या हैं, आपकी डिमांड क्या है, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं? देखिए, आपने जैसा बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बजट है कि हम एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से निकल के आ रहे हैं। हाँ। और हमें आगे की रणनीति इस बजट के थ्रू डिसाइड करनी है। ठीक है। तो इसलिए बड़ा अहम बजट है फॉर श्योर। तो 3 बड़ी बड़ी बातें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बजट में, क्योंकि हम बहुत डिफिकल्ट समय से निकल के आ रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन रेवेन्यू कम हुआ है। सो जब एक्सपेंडिचर बढ़ा है, रेवेन्यू कम हुआ है, तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कहां से आएंगे उसका डिसीजन लेना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे पहले स्पीकर से सुना कि टैक्स बढ़ाने से टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ता है,
तो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहां से आए, कौन कौन से ऐसे एरिया गवर्नमेंट टैप करे जिसकी वजह से ये रेवेन्यू कलेक्शन हो गवर्नमेंट का। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब बात आती है तो फिर सरकारी कंपनियों को मिलने वाला एक डिविडेंड होता है और फिर विनिवेश से जुटाई गई रकम, क्या ये दो ऑप्शंस भी खुले हुए हैं? अगर हैं तो फिर इनमें सरकार क्या करने वाली है, ये भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की है। तो और मैं दो छोटे छोटे पहले सवाल से जुड़े हुए दो पॉइंट खत्म कर लूं, फिर मैं इस पे आता हूं। उसके अलावा दूसरा, आपने ग्रोथ की बात की तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, उस पे कुछ काम होगा। तीसरे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स अभी भी डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, तो उन सेक्टर को क्या रिलीफ मिलेगी। अब मैं आपकी जो पीएसयू की स्ट्रैटेजी है उस पे आता हूं। देखिए, जहां तक पीएसयू की स्ट्रैटेजी, सिर्फ आपकी परमिशन से 30 सेकंड के लिए आपको रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं संसद भवन के अंदर की तस्वीरें। सुनील जी, यहीं से अपनी बात आगे आप बढ़ाइएगा। संसद भवन के अंदर की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। यहीं से होते हुए अब वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री गुजरेंगे, फिर प्रधानमंत्री भी आपको नजर आएंगे। हालांकि अलग अलग मंत्रियों का जाने का जो सिलसिला है ना, वो सिलसिला शुरू हो गया है। और इस बार का बजट कई मायनों में खास होगा। इस बार का जो बजट है ये पेपरलेस होगा। इस बार के बजट में अभी मुझे तस्वीरों में हाँ, इसमें रमेश पोखरियाल निशंक नजर आ रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की अभी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी नजर आ रहे थे। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। जो दाईं तरफ की तस्वीरें हैं, जब राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री निकले, हाथ में एक लैपटॉप था, एक टैबलेट पीसी था, जो आपको नजर आ रहा है। पेपरलेस रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, और इसीलिए ये टैबलेट पीसी है। और इसी में एक ऐप के जरिए ही, और हाँ, ये मेक इन इंडिया है ये टैबलेट पीसी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले राकेश कुमार सिंह ने बताया। बाईं तरफ जो तस्वीर आपको नजर आ रही थी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दिखे हैं। उससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी केंद्रीय मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कैबिनेट की मीटिंग अब से थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाली है। लगभग 7 मिनट के बाद में कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी क्या होता है, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री निकलते हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाने के बाद वापस आते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मोहर लगती है, उसके बाद फिर, और अभी आप देखें निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। अभी निर्मला सीतारमण और साथ ही अनुराग ठाकुर, यानी वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, दोनों ही लोग संसद भवन पहुंच चुके हैं। अब कैबिनेट की बैठक होगी, और देखिए, राष्ट्रपति अप्रूवल के बाद वापस आने के बाद फिर से वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों ही लोग नजर आ रहे हैं। और अभी अब कहते हैं कि इस वक्त में वित्त मंत्री की मुस्कुराहट, वित्त मंत्री की आंखों की जो चमक है, और चूंकि वित्त मंत्री ने खुद ही ये कहा है कि 100 साल का इतिहास बदल देने वाला बजट होगा। इकोनॉमिक सर्वे में ये सामने आया था कि महाभारत से प्रेरणा लेते हुए ये बजट। और हाँ, एक और बात है, कहा यह गया था कि इस बार की जो रिकवरी होगी ना, अगर अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है तो रिकवरी वी शेप की करेंगे। सुनील सिंघा जी, ये वी शेप की रिकवरी क्या होती है? शेप रिकवरी, सुनील सिंघा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नीचे होगा तो इसलिए बेस यदि कम है तो वहां से रिकवरी होती है, तो रिकवरी ज्यादा दिखती है। तो इसलिए 11% के रिकवरी की बात हो रही है कि अगले साल जीडीपी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो 11% का है, और नॉमिनल 15% का, 15.4 जो इकोनॉमिक सर्वे में आपने नंबर देखा। तो वो वी शेप रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमें देखना कि उसके बाद के सालों में, उसके बाद के वर्षों में ये रिकवरी किस तरह से चलेगी और वो सस्टेन होगी कि नहीं। और उसको सस्टेन होने के लिए हमें आज क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से मुद्दों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि वो रिकवरी सस्टेन हो। अभी जैसा आपने बताया कि आपने वर्कर्स को देखा, तो हम वहां पर एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रिकवरी हमारी सस्टेन होगी। उस एक्सपेंडिचर के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिएगा। रिसोर्सेज हम कहां से लेके आए, बिना टैक्स बढ़ाए हुए हम रिसोर्सेज कहां से जनरेट करें। आपने उसमें पीएसयू की चर्चा की कि भाई डिविडेंड आता है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अब हमको नए तरीके से एक सोच लेके आनी पड़ेगी कि ये तो बहुत दिनों से इसकी बात चल रही है और ये ऑलरेडी ट्रैक पे है, उसका डिस्कशन, उसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा और क्या क्या एरिया है जहां से कि हम रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए रेज कर सकते हैं। बहुत सारे सजेशंस गए हैं, होपफुली कुछ उसमें से बजट में इंप्लीमेंट भी होंगे। ठीक है सर।
ठीक है, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में प्रशांत सोलोमन है, चिंटल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, ट्रेजरर क्रेडाई हैं, और इसके अलावा टैक्स एक्सपर्ट गौरव अग्रवाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपके जरिए कुछ और भी चीजें हैं, चूंकि हम रिकवरी की शायद बात कर लें और शायद हम इकोनॉमी की बात कर लें, लेकिन अगर हम रोजगार की बात नहीं करेंगे तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। सीएमआई की एक पूरी स्टडी मेरे हाथ में है जो ये बताती है दिसंबर 2020 में बेरोजगारी 9% की ऊंचाई पर रही है। करीब 4 करोड़ लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है और लगभग 11.25 करोड़ लोगों ने मार्च के लॉकडाउन के बाद में अपनी नौकरी खोई है। अगर V-शेप रिकवरी होगी, इस रिकवरी के जरिए क्या रोजगार जनरेट होगा या नहीं, और अगर रोजगार जनरेट होगा तो लॉकडाउन के वक्त में जिन 11.25 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, इन्हें क्या वापस से नौकरी मिलेगी? गौरव जी, देखिए, हमें समझना जरूरी है कि रोजगार की तभी उत्पत्ति होगी जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब स्पेंडिंग होगी, या स्पेंडिंग या तो सरकार करे या प्राइवेट सेक्टर करे। तो जो हम बात करते आ रहे हैं सुबह से, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सरकार अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है वो बढ़ाए, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है तो एक तरफ सरकार अपने एसेट क्रिएट कर रही होती है, दूसरी तरफ वो डेट क्रिएट कर रही होती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर भी आता है और पूरे देश का विकास होता है और इकोनॉमी का विकास होता है। जब इकोनॉमी का विकास होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बड़ा रोजगार का वो है वो सेमी स्किल्ड लेबर का है और अनस्किल्ड लेबर का है। तो जब हमारे यहाँ रोड बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, डैम्स बनेंगे, तो उन सब लोगों को रोजगार मिलेगा और वो अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार कितनी स्पेंडिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नहीं, सरकार ने स्पेंडिंग की है, ऐसा नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि 4-5 मिनी बजट भी हम लेकर के आए हैं। मिनी बजट जिसका साइज बताया जाता है 25 लाख 30 लाख करोड़ का, ये स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, लेकिन इसके जरिए भी अभी रोजगार को लेकर के बहुत मजबूती नहीं हुई है। देखिए, अभी हमें समझना पड़ेगा कि जो कोरोना काल के बाद जो हम V-शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, जब हमारी जीडीपी जो है पिछले 2 सालों में सर, आपकी इजाजत से एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं। अभी की ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही ये कैबिनेट मीटिंग होती है। संसद भवन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी अब से ठीक 2-3 मिनट के बाद में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो जाएगी और 45 मिनट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर देंगी। ये देश का बजट है, आत्मनिर्भर क्या बनाएगा या फिर नहीं। प्रशांत सोलोमन जी को भी लेकर के आ जाते हैं, अभी हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रशांत सोलोमन जी, कहा यह जाता है आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 प्रमुख सेक्टर पर जोर देने की जरूरत है, फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। इस लिहाज से क्या भारत को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने वाला ये बजट होगा या फिर नहीं? प्रशांत सोलोमन जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलें। हाँ जी, हमारा विचार यही है कि ये जो 4 इंडस्ट्री हैं और इसके साथ साथ मैं एक और जोड़ूंगा, जो जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ वो है रियल एस्टेट। और ये जो 4-5 इंडस्ट्री हैं, ये ही हमारे भारत का जो इकोनॉमी की बैकबोन है। और जिस प्रकार से हमने देखा है 1 साल जो गुजरा है कोविड के पैंडेमिक में, इसमें ये जो बजट है ये शायद हमारे इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट होगा मेरे विचार से। और मेरे को उम्मीद है पूरी की भारत सरकार जो है वो ऐसे पॉलिसीज लाएंगे, जो स्टिमुलस लाएंगे, जो इन 4-5 इंडस्ट्री को ज्यादा मतलब वो स्टिमुलाइज करेगा, सो दैट आप रियल एस्टेट को अगर इंडस्ट्री के तौर पर या इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं, तो मैं आम जन के हिसाब से भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं रियल एस्टेट को लेकर के। जब बात रियल एस्टेट की आती है ना, तो मेरे लिए वो इंडस्ट्री नहीं, मेरे लिए मकान की बात हो जाती है, मेरे लिए छत की बात हो जाती है। और इसलिए प्रशांत जी, क्या HRA पर टैक्स छूट बढ़ेगी या फिर नहीं, ये एक मेरा सवाल है। और रेंटल इनकम से होने वाले लॉस को अगले साल शिफ्ट करने वाला कोई प्लान है क्या? पिछले 2-3 सालों में इसका इंतजार किया जा रहा है, इस बार ऐसा कुछ होगा? हाँ जी, देखिए, जो अब होगा कि नहीं वो हमें अभी पता चल जाएगा, लेकिन हमने एज ए इंडस्ट्री सरकार से काफी रिक्वेस्ट करी है, डिमांड करी है कि जब तक ये इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अभी कुछ मिनट पहले बात की थी रोजगारी की, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, ये कृषि उद्योग के बाद सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो होता है रियल एस्टेट के द्वारा। ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री है ये 200 के अधिक और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। तो ये जो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो साथ में वो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगे और
रोजगार बढ़ेगी हिंदुस्तान में। और देखिए, जो आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मकानों का सवाल है। जो सबसे ज्यादा एक इंसान इन्वेस्ट करता है अपने लाइफ में, वो शायद मकान ही होता है। लेकिन इस उद्योग को एक ऑफिशियली उद्योग का रिकग्निशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस उद्योग का जो सबसे बड़ा इस समय बीमारी है वो है लैक ऑफ फंड्स। और उस लैक ऑफ फंड के वजह से प्रोजेक्ट्स डेवलप टाइम से नहीं हो रही हैं और लोगों को मकान नहीं मिल रहे हैं। और अगर हमने प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि 2022 तक अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फॉर ऑल, इस सपने को अगर पूरा करना है तो ये बहुत जरूरी है कि इस बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिट। ठीक है सर, आप रुकें। अभी की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू हो गई है, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। यानी कैबिनेट का अप्रूवल अब से ठीक 15 मिनट 16 मिनट के बाद में कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा बजट का। और उसके बाद फिर ठीक 11 बजे अब सत्र का आज का दिन शुरू होगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी। और हाँ, हर किसी को इंतजार है, क्योंकि पिछले कई सालों की ये परंपरा रही है कि वित्त मंत्री जब अपना बजट भाषण पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तो उसमें कई शेरो शायरी भी होती है, कई कविताएं भी होती हैं, कई रेफरेंसेस होते हैं, बहुत बार कई ऐतिहासिक महत्व की बातें कही जाती हैं। इस बार क्या कहा जाएगा, कोरोना को लेकर के क्या कहा जाएगा, कोरोना बाद का ये बजट है, क्या इकोनॉमी बूस्टर ये पैकेज होगा या फिर नहीं है, बजट क्या किसानों के लिए क्या लेकर के आएगा, एमएसएमई के लिए क्या लेकर के आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या लेकर के आएगा, रोजगार के लिहाज से क्या लेकर के जाएगा, यानी नौकरी के लिहाज से क्या लेकर के आएगा। प्रशांत जी जो बात कह रहे थे ना, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए विनोद रावल जी, इस समय 1.25 लाख करोड़ के किफायती मकानों और मिड इनकम ग्रुप के मकानों के कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। ये तो लेकिन इंडस्ट्री की बात है। लेकिन विनोद जी, क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 24 में ये कहा जाता है ना कि ब्याज के भुगतान पर जो डिडक्शन लिमिट होती है, 2 लाख रुपए की डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा या फिर नहीं? ये भी एक डिमांड है आम जन की, आम जनता की। ऐसा होगा कुछ? देखिए, पूरी उम्मीद है कि सेक्शन 24B को छेड़ा जाएगा। 2 लाख रुपए की वो लिमिट काफी टाइम से है। उससे पहले तो जो हम पूरा इंटरेस्ट देते थे रेंटल इनकम के ऊपर, वो पूरा माइनस होता था। अब उसको भी रिस्ट्रिक्ट करके 2 लाख सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह कर दिया गया। तो पूरी उम्मीद है कि इस 2 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ में इसी के साथ एक लाइन और जोड़ूंगा जो इकोनॉमिक सर्वे में निकल करके आई थी। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था BNI, बेसिक नीड इंडेक्स। बेसिक नीड इंडेक्स के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा चैप्टर आखिरी वाला जो है वो दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि सरकार इस बेसिक नीड इंडेक्स को एड्रेस करेगी बजट के अंदर पूरी तरह से, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे जो है वो प्री बजट मेमोरेंडम माना जाता है। ठीक है। तो बेसिक नीड के अंदर पानी, स्वच्छ हवा और घर, ये उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। तो घर जो है, जैसे प्रधानमंत्री का सपना है हाउसिंग फॉर ऑल और अफोर्डेबल हाउसिंग 2022 तक, तो 22 को अगर थोड़ा सा आगे भी कर लें, कोरोना काल का कुछ समय हमारा 1 साल जो इसके अंदर चला गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेक्टर को अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जी, लेकिन क्या है ना, मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग तो मिल रही है, आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 1 डिकेड से मुझे अब मिलनी शुरू हो गई है। यानी सस्ते घर तो मिल रहे हैं, लेकिन इस सस्ते घर के लिए, सस्ता घर लेने के लिए जो बुनियाद तैयार होती है ना, वो बुनियाद तैयार होती है तनख्वाह के जरिए। तनख्वाह बढ़ाने वाला ये बजट होगा या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। टैक्सेशन के लिहाज से अगर मैं हाउसिंग लोन लेता हूं, हाउसिंग लोन रिबेट को लेकर के इस बजट में क्या इंतजार किया जाए, ये अगला सवाल है। मैं इससे पहले कि गौरव जी के पास में चलूं, निशाबंद कुछ कहना चाहती है। निशा जी बोल सकती हैं आप। जी राशिद, एक इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स और जो हमने रियल एस्टेट की बात करी, उसके साथ साथ मैं मानती हूं कि एक रिसर्च जो हमारा ये फील्ड है और जो हमने स्पेशली कोविड के समय पर ये जो हम देखते आए हैं, रिसर्च जो एक फील्ड है, इसमें बहुत प्रोत्साहन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे इनोवेशन जो होगी उसको भी बढ़ावा मिलेगा और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी रोजगार होंगे उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जैसे कि हमारी इकोनॉमिक सर्वे में ये बात बोली भी गई है कि हमारा जो हमारी जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस सेक्टर है, वो R&D में भारत में बहुत ही कम उसमें निवेश होता है और सिर्फ 0.65% जो है वो देखने में आया है जो उसमें निवेश होता है, जो कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले में काफी कम है। तो इसमें मैं मानती हूं कि बहुत बढ़ोतरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ठीक है। यानी आपका ये कहना है कि कुछ नया होना चाहिए, इनोवेशन के लिहाज से कुछ होना चाहिए बिल्कुल। और भारत इनोवेटिव बने और इनोवेशन में भी भारत आत्मनिर्भर बने, इस लिहाज से भी चीजें होनी चाहिए। गौरव अग्रवाल के पास में चलते हैं। गौरव जी, मैं भी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था, मैं जीएसटी को लेकर के बात कर रहा था और जीएसटी कॉम्प्लायंसेस को भी लेकर के बात कर रहा था, तब तक आप आए नहीं थे हालांकि। लेकिन अब ये भी बात कही जा रही है कि जीएसटी के जरिए कमाई तो हो रही है, लेकिन जीएसटी जटिल बहुत है
अब देश में जैसे घरेलू व्यापार के लिए आपको 28 लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। व्यापारी ये कह रहे हैं कि भैया हम पहले नोटबंदी की वजह से हमें मार पड़ी, हमें जीएसटी की वजह से मार पड़ी, हमें कोरोना की वजह से मार पड़ी, कॉम्प्लायंसेस अब थोड़े से इजी कर दिए जाएं, जीएसटी को इतना क्लिष्ट न किया जाए। लाइसेंसेस जब लेने की बात आती है 28 लाइसेंस की बात ना हो, एक यूनिफाइड लाइसेंस होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ होगा व्यापारियों के लिए? देखिए, मैं थोड़ा आपसे असहमत हूं यहां पर, क्योंकि अगर कोई व्यापारी बोल रहा है कि जीएसटी आज भी डिफिकल्ट है, तो वो मैं थोड़ा असहमत हूं, क्योंकि हम डे ऑन डे बेसिस पे जीएसटी को डील करते हैं। आज की डेट में आप सारे कुछ जीएसटी के कंप्लायंसेस ऑनलाइन है। नहीं, क्या होता है ना, फाइलिंग तो फिर भी एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन पहुंचे, अभी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना है, क्रीम कलर की उन्होंने शॉर्ट डाली हुई है। शॉर्ट डालने का अंदाज बिल्कुल बंगाली स्टाइल में प्रधानमंत्री ने शॉर्ट डाली हुई है। और प्रधानमंत्री आते हुए अब कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर के बाद में शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद संसद भवन जब पहुंचे हैं, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। क्या है ना, मैं ये नहीं कह रहा था, जीएसटी फाइलिंग उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद और बहुत सी चीजें ना, अगर आपको इनपुट क्रेडिट लेना है तो उसमें कई बार क्या होता है, बड़ी दिक्कत सी पेश आती है। और कॉम्प्लायंसेस जो होते हैं, नई कंपनी अगर फॉर्म करनी है, उसके जितने कॉम्प्लायंसेस हैं, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत आ रही है लोगों को। बिल्कुल, ये देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा चैप्टर दिया गया है जिसमें ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस की बात करी गई है। उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम इंडिया में कोई कंपनी बना के बंद करना चाहें तो उसमें 1570 दिन लगते हैं, जबकि अगर हम सिंगापुर की बात करें तो यही काम 120 दिन में हो जाता है। तो सरकार इस विषय में ऑलरेडी सोच रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी कुछ मेरे को लगता है इस बजट में आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में खुद ही बोला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में नहीं है। और जैसा आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे लाइसेंसेस देने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, और जो कोई एफपीआईज आ रहे हैं इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये सब दिक्कतें उन्हें भी झेलना पड़ती हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर काम करेगी, और जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम फॉरेन फंडिंग नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में आने से डरते हैं। अब आज की देर में आप बात करें तो टैक्स का इतना जो है, हालांकि सरकार ने जैसे मैंने बताया कि जीएसटी में काफी काम करा है, इनकम टैक्स में भी फेसलेस स्कूटनी आ गई है। जहां पर पहले हुआ करता था कि अगर हमें कोई स्कूटनी में केस लेके जाना है तो वहां पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर हमें डील करता था। ठीक है, तो वहां पर भी फेसलेस स्कूटनी आ गई है, सरकार काम कर रही है, और मेरे को लगता है इस बजट में और भी काफी कुछ आना चाहिए। अब ये बजट क्या कोई टर्निंग पॉइंट इकोनॉमी के लिए और आम जनता की जेब के लिए होगा या नहीं, इससे लेकर के राजीव तलवार जी से मेरा सवाल होगा। राजीव तलवार जी, कई अलग अलग देश ने ऐतिहासिक बजट देखे हैं जब देश की इकोनॉमी के लिए और आम आदमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। 1991 में मनमोहन सिंह का बजट हो, इसके अलावा या फिर पी चिदम्बरम का बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया गया था, जिसमें करप्शन के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, या फिर जितने बजट इससे पहले अरुण जेटली के या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रहे हैं, क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा? इस बार का बजट कोई क्या क्या टर्न लेकर के आएगा, क्या नयापन लेकर के आएगा? देखिए, पिछले एक वर्ष में जब से कोरोना वायरस फैला है तो सरकार ने प्रधानमंत्री की उसमें अध्यक्षता में और वित्त मंत्री के पूरी जो टीम है उनके साथ मिलकर एक बहुत बढ़िया काम किया है। जो प्रधानमंत्री ने खुद बताया है कि ये छोटे छोटे बजट हैं जहां से स्टेप्स लिए जा रहे थे, और ये जो बजट है ये एक ब्रेक थ्रू बजट होगा। ठीक है, आपने ठीक कहा, 1991 की तरह, 1996 की तरह और जो 2014 का बजट था उसके समान और उससे भी अधिक ये एक ब्रेक थ्रू बजट होगा, जो कि भारत को एक 5 या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ाएगा। तो इसमें बहुत कदम लिए जाएंगे। हम लोग बहुत क्षेत्रों की बात कर चुके हैं, बेशक वो, लेकिन सर क्या है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगर विनोद रावल जी भारत को बढ़ाना है ना, तो मजबूत करने होंगे छोटे व्यापारी, मजबूत करना होगा एमएसएमई सेक्टर को, यानी छोटे और मझोले उद्योग को, क्योंकि 12 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं। जीडीपी में हिस्सेदारी 30% है, एक्सपोर्ट में एमएसएमई की हिस्सेदारी 40% है। तो छोटे और मझोले व्यापारियों को मजबूत किए बिना क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पाने के चांसेस हैं? देखिए राशिद जी, ऐसा है, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को ही तो मजबूत करने के लिए जीएसटी की ये कलेक्शन आपका बढ़ा हुआ सिग्नल दे रही है। यही तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप ऑर्गेनाइज में लेके आए, उनको एक सिस्टमेटिक सिस्टम में लेके आए। आज आपकी पेमेंट्स को एमएसएमई पूरा सिक्योर करता है कि आपको बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आप एमएसएमई की पेमेंट को डिले ना कर सके, करता है तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है उसको, और वो ब्याज कम नहीं है, इट्स हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी की तरह है। देखिए एमएसएमई को तो मजबूत करने वाला है,
और मैं तलवार साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये जो बजट है ये 91 की तरह से एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि क्राइसिस के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। हम जिस अपॉर्चुनिटी के मुहाने पर आज खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज एक ऐसा मौका आया है जो बिल्कुल देखने में दिखाई दे रहा है सबको, रिटर्न ऑन द वॉल है कि अगर कोई भी देश काम करेगा तो वो इस वक्त फायदे में रहेगा। आप पूरी दुनिया को देखिए, वो इस वक्त किसी और लड़ाई से लड़ रही है, और हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करने के लिए तैयार कर सकते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा एटमॉस्फेयर है, पॉपुलेशन हमारे लिए गेन है, लायबिलिटी नहीं है, इट्स एसेट। चाइना ने यह साबित कर दिया आज से 1 डिकेड पहले कि पॉपुलेशन लायबिलिटी नहीं है, एसेट की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 2012-13 के अपने स्पीचेस के अंदर बिल्कुल क्लियर इस बात को कहते रहे हैं कि ये एक एसेट है। यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, कोरोना से हम बचे हैं, हमारी मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, हमारे यहां 98% रिकवरी रेट आया कोरोना के अंदर, यही वजह है। तो उसको फायदा लेते हुए एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे आज एफडीआई आए, एफआईआई आए, इंडस्ट्रीज आए, ये अब समय आ गया है कि इंसेंटिवाइजेशन के ऊपर चला जाए। 2 तरीके हैं काम को करने के, या तो आप पेनल्टीज के साथ वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या टैक्सेस इंपोज करके जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इंसेंटिवाइज कीजिए अपने लोगों को। मैं अपने देश के लोगों को बड़े अच्छे से जानता हूं और मैं भी उसी सेगमेंट में काम करने वाला आदमी हूं, छोटे सेगमेंट में। इंसेंटिव्स के साथ हम काम करते हैं, जितना इंसेंटिव दिया जाएगा उतनी और मेहनत से यहां के लोग काम करते हैं, और ये साबित कर देंगे कि वी इकोनॉमी कैसे भागती है, वी शेप इकोनॉमी कैसे भाग करके आती है, और प्रूव हो रहा है। आप देखिए आज इकोनॉमी कहां जा रही है, हम कहां हैं और पूरी दुनिया कहां खड़ी है। तो मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री तो बिल्कुल विजन के साथ काम करते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और उसके साथ साथ पूरी टीम है। सुबह से 2 चीजें है पूरा। हाँ विनोद जी, 2 चीजें सुबह से मैं सुन रहा हूं, चूंकि साकेत डालमिया भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साकेत डालमिया जी, अभी आप पैनलिस्ट के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ, अ वेरी वार्म वेलकम। इंडिया न्यूज को अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, साकेत डालमिया भी थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। प्रशांत जी हैं, डीके गुप्ता जी हैं क्या मेरे साथ में? डॉक्टर डीके गुप्ता, चलिए ठीक है। प्रशांत सोलोमन है, प्रशांत सोलोमन जी, 2 चीजें कही जा रही है, वी शेप रिकवरी और साथ ही साथ डिजिटल बजट होगा। लेकिन मेरा सवाल एक ही मेरा सवाल है कि क्या इस वी शेप रिकवरी में मेरी पॉकेट के लिए कुछ बेहतरी होगी या फिर नहीं? मेरी जो कमाई है, चाहे वो मेरी तनख्वाह है या फिर अगर मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं, उसके जरिए मेरी जो बचत है ये बढ़ेगी या फिर नहीं? ये जो बजट इस बार डिजिटल हो गया है, डिजिटल बजट मेरे काम का कितना होगा? देखिए, मैं अभी जैसे बोला जा रहा था कि जो जितना लोगों के पास स्पेंडेबल इनकम बचेगा जेब में, उतना पूरे इकोनॉमी के लिए फायदा है। तो उसको करने के 2 ही तरीके हैं मेरे हिसाब से। एक है कि टैक्स पे आप थोड़ा टैक्स इंसेंटिव दीजिए, टैक्स को रिड्यूस कीजिए, और जो पर्सनल इनकम इंडिविजुअल ब्रैकेट्स है उनको बढ़ा दीजिए। स्मॉल एंड मिडिल इनकम का भी आप जो टैक्स का रेट है उसको आप कम कर सकते हैं। आप जैसे कॉर्पोरेट रेट का भी हमने शायद 25% किया है, तो वो एसएमईज के लिए और भी कम किया जा सकता है। इंसेंटिव्स बढ़ाने चाहिए। अगर कोई जैसे हाउसिंग या कोई ऐसे इंडस्ट्री में है जिसमें इमीडिएट जो देश को मतलब रिक्वायरमेंट है हाउसिंग की, या कोई और भी ऐसा इंडस्ट्री है, तो इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जो फंडिंग के ऑप्शंस हैं वो हमें और क्रिएटिव तरीके से करने चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, रीट्स एक अच्छा आइडिया है, लेकिन एक जो कमी है भारत में कि रीट्स को अभी सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए है। हमारा जो अभी रिक्वायरमेंट है दैट इज हाउसिंग। अगर आप रीट्स को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अलाउ करेंगे और उसका एक तरीके का एक जो रीट्स में इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी और कुछ टैक्स बेनिफिट दिया जाए, तो ऐसे जो इस टाइप के पॉलिसीज हैं, इससे पूरे देश का जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। और यही एक तरीका है। एक जैसे भाई साहब ने बोला था अभी कि एक या तो आप टैक्स कम करिए और या आप इंसेंटिवाइज कीजिए, और तो कोई तरीका मेरे को मतलब दिख नहीं रहा है। और लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बजट में ऐसे कई चीजें किए जाएंगे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए, जिससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगी, बिकॉज लोगों के पास पैसे भी बचेंगे और जॉब्स बढ़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया, जब जॉब्स बढ़ेंगी तो ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है पूरे इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है।
आपने बात तो की है स्टिमुलस पैकेज की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर यह कहा था कि 4 से 5 मिनी बजट हमने पेश कर दिए हैं। मिनी बजट के जरिए जो स्टिमुलस पैकेज भारत को मिला है, ये लगभग 25 लाख करोड़ से ऊपर का ही स्टिमुलस पैकेज था। लेकिन हाँ, इस बार के बजट के बाद क्या वाकई में नौकरी का सृजन होगा या फिर नहीं, नौकरी मिलेगी या फिर नहीं, इसे लेकर के भी आगे हम बातचीत करेंगे। ठीक आधे घंटे के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट आने वाला है। यूनियन बजट 2021-22 का आने वाला है। हमारी नजर बनी हुई है, आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ठीक आधे घंटे के बाद सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कोरोना काल में सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद। रोजगार, महंगाई, टैक्स पर रहेगी नजर। कैबिनेट की बैठक शुरू। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। पीएम मोदी की मौजूदगी में बजट पर चल रहा है महामंथन। बजट में दिख सकती है किसान आंदोलन की छाप। पुरानी योजनाओं को मिल सकता है विस्तार। नई योजनाएं भी शुरू होने की उम्मीद। बजट से पहले सरकार के लिए खुशखबरी। जनवरी में भरा खजाना। करीब 1,20,000 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन। म्यांमार में तख्ता पलट। 1 साल के लिए लगी इमरजेंसी। सेना के कमांडर इन चीफ ने लिया सत्ता का कंट्रोल। हिरासत में सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति। प्रेजेंटेड बाय LIC, हर पल आपके साथ। पावर्ड बाय JK लक्ष्मी सीमेंट। इंडिया अब सोच करो बुलंद। बजट कोरोना बाद इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। एक ऐसे वक्त में जबकि देश की विकास दर -7.7 में है, एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के बाद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रिकवर करने की कोशिश कर रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना काल में यानी लॉकडाउन के बाद में 11 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपना रोजगार खोया है, एक ऐसे वक्त में जबकि दिसंबर में अकेले ही लगभग 3-3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो ऐसे में क्या नौकरी देने वाला बजट होगा या फिर नहीं? रोटी कपड़ा मकान के लिहाज से ये बजट कितना खास होगा? हमारे और आपके खर्चों के लिहाज से, हमारी और आपके इनकम के लिहाज से, तनख्वाह से लेकर के कमाई तक, सब पर नजर इंडिया न्यूज की बनी हुई है। और हाँ, हमारी और आपकी थाली के लिए बजट क्या होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर बनी है। इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होने वाला है। आम नहीं, खास होगा इस बार का बजट। 2021 से क्या संकट काल में बात बनेगी या फिर नहीं, और यूनियन बजट से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, इस बार ऐप पर मिलने वाले हैं। यानी डिजिटल होगा बजट, डिजिटल हो गया है इंडिया, आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। और आत्मनिर्भर भारत के लिए इस बार के बजट में क्या रहेगा खास, ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो अभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब कैबिनेट मीट से ठीक पहले प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचे हैं। लेकिन टैक्सेशन को लेकर के क्या खास रहेगा, टैक्सेशन में किस तरह का बदलाव होगा, इस पर भी बातचीत होगी। साकेत डालमिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साकेत डालमिया जी, अभी थोड़ी देर पहले भी टैक्सेशन को लेकर के हम बात कर रहे थे। पिछली बार मुझे 2 विकल्प दिया गया, लेकिन दूसरा विकल्प बहुत ही कम लोगों ने भारत में चुना है। क्या यह माना जाए कि पिछली बार के यूनियन बजट का यह सेटबैक रहा है, और टैक्सेशन को लेकर के इस बार क्या बदलाव होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि ATC की छूट लिमिट को लेकर के भी सभी की नजरें हैं, टैक्स स्लैब पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। साकेत डालमिया जी, अगर आप तक आवाज जा पा रही हो। साकेत डालमिया जी, आप अगर सुन पा रहे हैं, आपसे मेरा सवाल यह है, टैक्सेशन को लेकर के क्या सोचते हैं? बिल्कुल आ रही है आवाज। हमें बताएं, मेडिक्लेम के प्रीमियम पर मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ेगी क्या? टैक्सेशन पर भी बात करें हमसे। मैं ये समझता हूं सर कि क्या करेंगी निर्मला जी, ये तो अभी पता चल ही जाएगा। बट मैं ये जरूर समझता हूं कि जो आम आदमी है, जो बिजनेस है, सबको टैक्स की छूट जरूर मिलनी चाहिए। हाँ? सरकार पैसा दे नहीं पाई इंडियन कंपनियों को बढ़ोतरी के लिए, सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये समय वो है जिसमें सरकार को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए, जैसे आदमी कंजम्पशन बढ़ा सके, आदमी अपने उत्पादन में पैसा लगा सके। MSME ऑलरेडी सफर कर रही है, बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है और कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो कम से कम जो पैसे वो रीप्लाव कर सके अपने गवर्नमेंट, अपने धंधों में, वो जितना उसमें बढ़ावा मिले सरकार की तरफ से, उनको बेनिफिट करेगा। और सेम चीज आज के दिन जो टैक्स पेइंग पर्सन है, उस पे कम से कम जो टैक्स लगेगा वो कंजम्पशन पे पैसा ज्यादा लगाएगा। तो यही मेरी उम्मीद है, और मेरे हिसाब से सरकार जरूर कुछ ना कुछ इस पर करेगी। आपकी उम्मीद के साथ ना मैं छोटे छोटे ब्रैकेट में तोड़ करके आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूं
क्या एटीसी से होम लोन को अलग कर देना चाहिए, ये एक सवाल है। और क्या सरकार इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेगी या फिर नहीं? ऐसा अगर हो जाता है तो मेरी जेब को बहुत फायदा पहुंचेगा। क्या ऐसा होने के चांसेस हैं? सरकारी खजाने में इतनी मजबूती है या नहीं? मैं ओवरऑल देखिए उस पर बोलने की वजह ये कहूंगा कि जैसे मैं विदेश में देखते आया हूं कि हमेशा सरकार क्या कहती है कि आपने आमदनी की, हाँ। आप इसेंशियल्स पे अगर खर्चा करेंगे तो डिडक्शन वो अलाउ करेंगे। ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप सेव करेंगे तो सरकार टैक्स करेगी, अगर आप कंज्यूम करेंगे उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा तो उस पर टैक्स कम करेगी। हाँ। वही भावना रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। विनोद रावल जी, क्या होगा कि हाँ। सर अगर 100 रुपया किसी ने कमाया और उसको 90 रुपया खर्चा किया कंजम्पशन में, घर पे, गाड़ी पे, तो इकोनॉमी में वो पैसा वापस आया, उसमें टैक्स की छूट होनी चाहिए। ठीक है विनोद रावल जी, अब क्या है ना, केंद्र सरकार के पास पैसे कमाने के 5 जरिए हैं। 5 जरिए होता है जीएसटी से, जब टैक्सेशन की बात आती है, जीएसटी से 18.5% कमा लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से लगभग 18% कमा लेते हैं, इनकम टैक्स से 17% की कमाई, एक्साइज ड्यूटी से 11% की कमाई और एक्सपोर्ट ड्यूटी से लगभग 5.5 पौने 7% के आसपास की कमाई है। इसे बैलेंस सरकार किस तरह करेगी? देखिए, इसे बैलेंस इस तरह से करेगी कि जो जीएसटी है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो बिल्कुल जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो आप जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सेविंग्स वाली जो हम बात कर रहे थे, हाँ। जो लास्ट ईयर जो रिजीम आया था, उसका मोटिव भी यही था कि सेविंग से जो पैसा सरकार आपसे लेती थी, जो आप पीपीएफ पे डालते थे, जो आप एटीसी में सेविंग करके एलआईसी को देते थे, इंश्योरेंस कंपनीज को देते थे, या उसके अलावा हाउसिंग लोन का जो आप प्रिंसिपल पे करते थे, सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती थी खुद। ठीक है। अब वो ये चाहते हैं कि हम तो जो स्पेंड करें ही करें, वो डिसइन्वेस्टमेंट से उससे बाहर हो रहे हैं, तो उनकी स्पेंडिंग नेचुरली वहां से घटती जा रही है। तो वो चाहते हैं कि एज ए कंज्यूमर आप ही स्पेंडिंग करें, आप अपने आप स्पेंडिंग करें, जिससे कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी से बढ़ता चला जाए। अच्छा। और यही है वो जो 1,20,000 करोड़ जो आपका बढ़ा है, वो कंजम्पशन से ही आपको आया है, जो अच्छा। आपका खर्चा हो रहा है, जो मार्केट में जो पैसा आ रहा है, जिससे इकोनॉमी आपकी रिवाइव कर रही है। अच्छा, तो बेसिकली ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हाँ। आप ये देखिए, इनकम टैक्स आज भी, अभी आपने डाटा बताया 18% इनकम टैक्स से, 18% जीएसटी से आप बता रहे हैं। करेक्ट। तो जैसे अब देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के बराबर कैसे हो सकते हैं? कंजम्पशन ज्यादा होगी हमेशा। हाँ। आपकी इनकम से आप सेव कर लेंगे तो नेचुरली कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये एक बैलेंसिंग है यहाँ पे। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी से पैसा आता है वो तो बढ़ना ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट को आप जितना इंसेंटिवाइज करेंगे वो उससे बढ़ेगा। और अब मेरे ख्याल से देश का ध्यान इस पर है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है, तो हमारा इंपोर्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट है। लेकिन कहीं उसको जो नलीफाई कर देता है, वो जब हम इंपोर्ट कर लेते हैं उसी चीज को, तो वो उससे कम हो जाता है। ठीक है। थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि एपीआई का हब अब बनने जा रहे हैं हम। हाँ। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि एपीआई का सबसे बड़ा इंपोर्टर हम चाइना से हम ही लोग हैं। हाँ। फार्मा इंडस्ट्री हमारे पास है, लेकिन एपीआई हमारे पास नहीं थी। ठीक है। तो आज हम एपीआई को अगर अपने यहाँ क्रिएट करते हैं और हम कहीं उसके एक्सपोर्टर बन जाते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा एक गैप आने वाला है और बहुत बड़ी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। क्योंकि हम अलग अलग सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, और जहां पर आत्मनिर्भर हो जाने की बात होती है ना, तो फिर ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की अगर बात नहीं आती है, जो सरकारी काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो फिर बात पूरी बन नहीं पाती है, क्योंकि इनके जरिए भी भारत की इकोनॉमी की नींव मजबूत होती है, इनके जरिए भारत के मैन पावर की नींव मजबूत होती है, इनके जरिए एचआर की नींव मजबूत होती है। और इसीलिए गौरव जी, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिलेगी या फिर नहीं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डीए में, एलटीए में, ग्रेच्युटी में कुछ इजाफा हो सकता है। ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, ऐसा लगता है कि खुशखबरी सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो एक बड़ा यानी कोरोना में इकोनॉमी चलती चली जाए, लेकिन हम जो है खुश होने वालों में से रहें। मैं वही सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। सुबह से वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो वी शेप रिकवरी है क्या? वी शेप रिकवरी है जब हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारे जीडीपी है, वो -7.7 पहुंच गया, जिसको हम 11% लेके जाना चाहते हैं। तो जब 11% जाएगा तो सभी कुछ ऊपर जाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा इकोनॉमी एज ए होल की, अगर 11% अगर जीडीपी अगर हमारी चली जाती है, तो ये 11% ऐसे ही नहीं जाएगी। सरकार को काफी सारी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। जब सरकार पैसा खर्च करेगी तो ऑटोमेटिकली सबको फायदा होने ही वाला है। अगर आज हम बात करें, आज हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो हम इनकम की बात करें।
आज हम पहले नौकरियों की बात करें, उसके बाद ही इनकम टैक्स आएगा, क्योंकि आज अगर हम इनकम टैक्स देने वाला एक बहुत छोटा तबका है, अगर हम उसके हाथ में थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डाल देंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि इकोनॉमी 11%। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले निशा बंद कुछ कहना चाहती है। निशा जी बहुत जल्दी बोलिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। जी राशिद, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महामारी से उभारने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत सारी राहत राशियों के बारे में घोषणा करी थी। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी थी राहत कोष के लिए। पर जब तक उसका इस बजट के थ्रू जब तक उसे आगे बढ़ाने का प्रावधान नहीं होगा तो वो राहत राशि का कैसे इस्तेमाल होगा वो उसका बताना इस बजट में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बहुत सारे जो यानी आप ये कह रही हैं कि जो स्टिमुलस पैकेज आया है इसका एक एक्सटेंशन भी इस बजट के जरिए मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये बजट में ये बताना बहुत जरूरी है कि उसका प्रावधान कैसे होगा, हम उसमें आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जो हमारा शिक्षा अधिकार कानून है 2009 जो कि सिर्फ 12.7% स्कूलों में ही लागू हुआ है, उसे आगे कैसे बढ़ाना है, ये भी आगे ये आगे कैसे बढ़ेगा इसका प्रावधान होना बहुत जरूरी है। नए बजट में कितनी राशि। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन निशाबंद अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा। निशाबंद दरअसल ये कहना चाहती हैं उन चीजों का एक्सटेंशन कब मिलेगा। आपने आते ही स्मार्ट सिटी की बात कर दी, एक्सटेंशन कब मिलेगा। आपने आते ही ये कहा कि शिक्षा क्षेत्र में ड्रॉप आउट नीचे चला जाएगा, एक्सटेंशन कब मिलेगा। आपने दिया स्टिमुलस पैकेज, लेकिन इसका एक्सटेंशन कब मिलेगा, इसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट आने वाला है। भारत को कितना आत्मनिर्भर बनाने वाला है, किसानों को क्या मिलेगा, हमारी और आपकी जेब को क्या मिलेगा, टैक्सेशन में यानी इनकम टैक्स में आपको क्या रिबेट मिलने वाली है, होम लोन टैक्स में होम लोन के टैक्स प्रावधानों में किस तरह का परिवर्तन होगा, इन सभी पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आसान शब्दों में सबसे तेज आपको हम खबरें भी दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, अपडेट्स भी देते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। LIC हर पल आपके साथ, पावर्ड बाय जेके लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया अब सोच करो बुलंद। बजट कोरोना बाद, इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। देखिए मार्केट पे कई तरह के जेल अवेलेबल हैं। कई जेल सिर्फ त्वचा पे काम करते हैं, जलन देते हैं और ठंडक देते हैं और आपको लगता है आराम मिल रहा है। ये जो नया आयोडेक्स अल्ट्रा जेल है, इसमें डिक्लोफेनेक है जो सीधा त्वचा के थ्रू अब्जॉर्ब होके सूजन तक जाके दर्द को जड़ से मिटाता है। नया आयोडेक्स अल्ट्रा जेल अंदरूनी सूजन घटाए, दर्द को जड़ से मिटाए। मेरा लॉकडाउन वैसे ही गुजरा जैसे पिछले कई साल, वही लाइफ, वही काम। घर परिवार संभालना मेरी मर्जी थी, पर अपना कुछ करना मेरा सपना रहा। तो बस सोच लिया कि अब बहाने नहीं, इरादे बनाते हैं। एक नई आजादी का जश्न मनाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ कोलगेट। इजापुल, सोनामुखी, हरद, सौंफ जैसे 7 100% नेचुरल एक्टिव्स इन वन। सॉफ्ट वैक, पेट साफ होने का पूरा सैटिस्फैक्शन। देखो कर क्या रहा है चुन्नीलाल, अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख, बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट डैम्प प्रूफ कराओ, वारंटी वाला वाटर प्रूफिंग। को प्रेजेंटेड बाय LIC हर पल आपके साथ, पावर्ड बाय जेके लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया अब सोच करो बुलंद। बजट कोरोना बाद, इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। बजट कोरोना बाद ठीक आपको 10 मिनट के बाद बजट भाषण इंडिया न्यूज पर लाइव मिलेगा, आपकी भाषा में, हिंदी में। बजट भाषण हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे। बजट का मतलब क्या है, क्लिष्ट नहीं, आसान शब्दों में ही आपको हम बताते चले आ रहे हैं, और आपकी समझ के हिसाब से ही हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। अभी की बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चली है और कैबिनेट अप्रूवल बजट को मिल गया है, और थोड़ी ही देर के बाद में यानी
ठीक 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको नजर आएंगी और लोकसभा में उनका बजट भाषण इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। इंडिया न्यूज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट आप देखेंगे, उसे आसान तरीके से समझेंगे। महंगाई के लिहाज से क्या सस्ता क्या महंगा हम आपको बताएंगे। टैक्स में आपके लिए क्या बचा, कितना बचा, ये भी हम आपको बताएंगे। आपके खाने पीने, घूमने फिरने, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, आसान शब्दों में बताने वाला इकलौता चैनल भारत का इंडिया न्यूज, जिसने पूरी तैयारी कर रखी है। यानी 2021-22 के बजट से आपको क्या मिलेगा, आपके घर वालों को क्या मिलेगा, आपके बच्चों को क्या मिलेगा, आपके बुजुर्गों को क्या मिलेगा, आपके घर की महिलाओं के लिए क्या खास है, आपकी रसोई के लिए यह बजट क्या लेकर के आने वाला है। रिजर्व बैंक के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये कोरोना काल के बाद का बजट है, एक बार फिर से गौरव जी के पास में जाना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को लेकर के मेरी बात काफी देर से हो नहीं पाई है। गौरव जी, क्योंकि दवा बनाने का कच्चा माल, जिसे बोलते हैं टेक्निकल भाषा में एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, हमें मंगाना पड़ता है चीन से। क्या इस बजट से देश दवा निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर होगा या फिर नहीं? और देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के भी क्या किसी बड़े और नए फंड की घोषणा की जाएगी? देखिए, हेल्थ केयर को लेकर अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी 2021 की बात करें तो एक पूरा चैप्टर दिया गया हेल्थ केयर के। उसमें लिखा है हेल्थ केयर टेक्स है सेंट्रल स्टेज। दैट मीन्स कि कोरोना के बाद सरकार को ये समझ आ गया है हेल्थ केयर भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जिसमें सरकार ने बोला है कि अगर वो मात्र 2.5% ऑफ द जीडीपी अगर वो हेल्थ केयर में अगर खर्च करना शुरू कर दे, तो एक जो आम इंसान है उसका जो हेल्थ केयर का बजट है 65% से 35% रह जाएगा। दैट मीन्स केवल 2.5% ऑफ द जीडीपी खर्च करने पे हेल्थ केयर का खर्चा आम आदमी का आधा रह जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी में ये भी बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वीजा-वीज हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो लगभग 7 गुना महंगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर ले, जो कि हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम करा है कोरोना काल में, जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा चीजें करी है, उसको आगे बढ़ाते हुए हेल्थ केयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा। चाहे वो दवा मैन्युफैक्चर करने की बात हो, चाहे वो एम्स खोलने की बात हो, चाहे और सरकारी अस्पताल खोलने की बात हो। आपने लेकिन एक बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि दवा बनाने का कच्चा माल, जिसे एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, इसके लिए बार बार हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या इस मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा? मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि ये कोरोना के बाद का बजट है, और कोरोना के बाद के बजट का मतलब यह है कि हमें हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज के लिए चीन की तरफ देखना पड़े। हेल्थ के लिए चीन की तरफ देखना पड़ता था, हथियारों के लिए कभी इजराइल की तरफ देखना पड़ता था, कभी फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था, कभी यूएस की तरफ देखना पड़ता था, अलग अलग मुल्कों की तरफ देखना पड़ता था। इस लिहाज से हम कितना मजबूत होंगे, हमारे कंधे कितने मजबूत होंगे? जी, अगर आज हम ये सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तक हमें देखना है कि जो हमने कोरोना के बाद हमने वैक्सीन अपने इन्वेंट करी, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में एक आगे कदम है। और मेरे को नहीं लगता कि अब हम कहीं चीन पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट चीन से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सरकार, मैंने जैसे बताया कि सरकार के अभी हम और 15 मिनट में देखेंगे, सरकार के लिए जो हेल्थ केयर का जो है काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है, और इन सब चीजों को लेकर सरकार एक कोई ना कोई बड़ी घोषणा करेगी। ओके सर, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर फिर से रुक जाते हैं। ये देश का सबसे बड़ा पैनल है, जिसमें टैक्स एक्सपर्ट हैं, जिसमें बाजार के मामलों के जानकार हैं, जिसमें हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करने वाले लोग हैं, जिसमें किसानों की बात करने वाले लोग हैं। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से हमने डिवीजन किया हुआ है, ताकि आप जिस भी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, आपके लिए बजट कैसा है आप जान जाएं। और ये समझ लें कि इंडिया न्यूज आपके लिए आज एक ठीहा है, एक ऐसा ठीहा जहां पर बजट को बहुत आसान तरीके से आपके लिए हम रखने वाले हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका वो ठीहा, यानी आपकी वो जो दुकान है, वहां से आपको क्या पिक करना है और आपके लिए क्या खास रहने वाला है। बजट सबसे आसान, बजट आपके लिए क्यों खास, बजट आपकी जेब के लिए कैसा, ये इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ में जुड़े रहें, क्योंकि रात 12 बजे तक ये बजट की मेगा कवरेज है। इसका कैनवास बहुत बड़ा है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बजट कोरोना बाद, इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। को प्रेजेंटेड बाय LIC, हर पल आपके साथ। पावर्ड बाय JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया अब सोच करो बुलंद। बॉस, काम शुरू करना है, और इसे भी बहुत टेंशन है। ये तो नॉन स्टॉप प्रोटेक्टेड है, नो टेंशन। इंजन ऑन हो या ऑफ, कैस्ट्रॉल एक्टिव का 3 स्टेज प्रोटेक्शन चले नॉन स्टॉप।
New Park Avenue Sports. Great fragrances on the field and off the field. Be a multiplayer. लुपोजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपोजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। विश्व की सबसे बृहद परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे आज राज्य के विकास की बुनियाद बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में आज विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 30 किलोमीटर लंबा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और 51 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आवागमन को सुगम बनाएंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति के लिए सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन आदि के सर्वांगीण विकास के लिए 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तीव्रता से चल रहा है। बहुत ही बेकार रास्ते थे पहले, अब तो काफी सुधार है लगभग से पहले से। रास्ता बहुत बढ़िया होगा, रास्ता सबसे ज्यादा चलन लगा अभी। मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे अपार निवेश के द्वार उत्तर प्रदेश के लिए खोलने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक इन्हीं एक्सप्रेसवे से खोल रही है विकास की नई राहें। यार चिंटू, तेरा घर तो बहुत शाइन कर रहा है। करेक्ट। एशियन पेंट्स का शाइन वाला पेंट सिर्फ दिखे महंगा। बजट से पहले राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस नेता ने किया ट्वीट, बजट किसानों के लिए होना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, ये राहुल गांधी का कहना है। साकेत डालमिया जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर में कई घोषणाएं थी। जन औषधि योजना को 2024 तक देश के हर जिले तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। जन औषधि केंद्र पर 2000 दवाइयां, 300 सर्जिकल प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे, इस तरह की बातें कही गई थी। इसके अलावा छोटे शहरों में ज्यादा अस्पताल खोलने की घोषणा की गई थी। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 33,400 करोड़ देने की बात कही गई थी। आयुष्मान भारत के लिए अलग से प्रोविजन किए गए थे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए प्रोविजन किए गए थे। इनमें से कितने प्रावधान पूरे हुए और जितना एलोकेशन था इस्तेमाल हुआ है फिर नहीं? साकेत डालमिया जी, आपसे सवाल है मेरा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। हाँ जी मैं सुन रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, बोलें, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कितनी सक्सेसफुल, सरकार कितना सक्सेसफुल हुई है अब पैसा पहुंचाने में, गरीबों को कितनी सक्सेसफुल हुई है दवाइयां पहुंचाने में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आगे देखते हुए कि सरकार प्राइवेट एंटरप्राइज को ठीक है सर एनेबल करे, ठीक है, कि वह अस्पताल जगह जगह खोल सके, उन पे ना उन पर शक ना करे। सर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। बजट